हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आज की क्लास में आपका स्वागत है। पेपर फर्स्ट में अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही है और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण। क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण तो लास्ट ये अपने जो इक्वेशन निकाली थी तो क्या आया था, क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण dP/dt बराबर L जो विशिष्ट ऊष्मा है अपॉन T और B2 माइनस B1 मोल के रूप में N मोल के रूप में लिखते हैं तो N लिख सकते हैं यहाँ पे, या एक मोल के लिए लिखें तो T B2 माइनस B1। B1 प्रारंभिक आयतन है और B2 क्या है, अंतिम आयतन, और T क्या है, ताप। अब इस प्रेशर का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या प्रेशर पर टेम्परेचर पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो अपने को इस इक्वेशन से समझना है। क्योंकि ये dP/dt का अर्थ क्या है, दाब में ताप के साथ परिवर्तन की दर, यानी दाब के साथ ताप में चेंज होता है या ताप के साथ दाब में क्या चेंज होता है, उस इक्वेशन को ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण दिखाता है। तो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव है, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या है, यानी दाब अगर बढ़ाते हैं तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ेगा कि घटेगा। तो इसी इक्वेशन से अपने को शो करना है। क्वथनांक क्या होता है पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वथनांक उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्था या द्रव और गैस अवस्था तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य में होती हैं। संतुलन वक्र अपन ने पढ़े ही हैं इससे पहले। संतुलन में होती है पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं संतुलन में जिस ताप पर होती है उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो जब पदार्थ द्रव से काय में कन्वर्ट होता है वाष्प में, क्वथनांक कौन से टेम्परेचर होता है, तो द्रव और वाष्प क्या होते हैं, संतुलन में। तो जब पदार्थ द्रव से वाष्प में चेंज होता है तो सभी पदार्थों के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। आयतन में क्या होती है, वृद्धि, यानी द्रव की तुलना में वाष्प का आयतन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी मान लो अपन ने लिया 2 लीटर 3 लीटर किसी बर्तन में और उसको गर्म करें, वो वाष्प में बदलेगा, तो वाष्प में जब बदलेगा तो उसका आयतन बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि अगर अपन द्रव से वाष्प में चेंज कर रहे हैं पदार्थ को तो आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि। और जब आयतन बढ़ेगा तो यहाँ पे इस B2 माइनस B1 का मान क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। ये B1 प्रारंभिक आयतन है, इट मीन्स द्रव का आयतन है, और B2 का एक आयतन है वाष्प का। तो वाष्प का आयतन ज़्यादा है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब B2 माइनस B1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। प्रारंभिक आयतन की तुलना में बाद का आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब B2 माइनस B1 क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें और L तो पॉजिटिव होती ही है क्योंकि गुप्त ऊष्मा तो ली गई है। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए गुप्त ऊष्मा तो ली जाएगी, तो ऊष्मा में भी वृद्धि होगी, तो L भी क्या है, पॉजिटिव है। और T पॉजिटिव है क्योंकि ताप में भी वृद्धि होती है। जब द्रव को वाष्प में बदलते हैं तो ताप भी पॉजिटिव है। तो सारे के सारे फैक्टर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब dP/dt जो आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब सारे मान अपन पॉजिटिव रखेंगे तो dP/dt भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि दाब वृद्धि के साथ ताप में भी क्या होगी, वृद्धि। दाब अगर बढ़ाते हैं अपन तो क्वथनांक भी क्या होगा, तो दाब वृद्धि के साथ क्वथनांक, T क्या चीज़ है यहाँ पे, क्वथनांक, टेम्परेचर ही तो है क्वथनांक। तो दाब वृद्धि के साथ क्वथनांक में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ा ये समझ में आ गया। दाब बढ़ाने के साथ क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, दाब अगर घटाएंगे तो क्वथनांक में क्या आएगी, कमी आएगी। तो
प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है उसका रीज़न यही है, क्योंकि प्रेशर कुकर में सामान्य बर्तन की अपेक्षा दाब बढ़ जाता है, और दाब जब बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और क्वथनांक जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब पानी जो उसके अंदर है या जिसमें अपन सब्जी या वगैरह कोई भी बना रहे हैं, जैसे आलू उबाल रहे हैं तो पानी जल्दी गर्म होगा, हीट ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा जल्दी भोजन पकेगा। तो प्रेशर कुकर में भोजन बनने का जल्दी बनने का कारण क्या है? दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। सेकेंड इफेक्ट अपन देखें अब गलनांक पर क्या इफेक्ट है। ये तो क्वथनांक पर इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखें गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक कौन सा टेम्परेचर है? गलनांक वो टेम्परेचर है जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्थाएं संतुलन में होती हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? गलनांक। अब जब पदार्थ ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है, पदार्थ ठोस से क्या में कन्वर्ट होता है? द्रव में। तो पानी को छोड़कर, पानी अपवाद है यहाँ पर, एक पानी क्या है? अपवाद। तो पानी को छोड़कर बाकी सबके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अन्य की बात करें तो V2 माइनस V1 यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव। आयतन क्या हो रहा है? तो पानी को छोड़कर, जल होता है ना हमारा, जल, वाटर, H2O, पानी को छोड़कर अन्य पदार्थों के आयतन में क्या होती है? वृद्धि। यानी पानी को छोड़ दें तो बाकी सारे पदार्थों के आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब है पॉजिटिव, और L और T ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब dP/dt भी क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी कि दाब बढ़ने के साथ गलनांक में भी क्या होगी? वृद्धि। लेकिन मैंने कहा ना पानी को छोड़ दो, पानी एक अपवाद है यहाँ पर। पानी जब ठोस से द्रव में बदलता है तो आयतन में कमी आती है। पानी के लिए ठोस से द्रव में परिवर्तन पर हालांकि बहुत कम कमी आती है, इसलिए आसानी से ऑब्जर्व नहीं होता। तुम प्रैक्टिकली देखना चाहो, सब बर्फ़ से पानी बना तो ज़्यादा बहुत थोड़ी सी कमी आती है, मामूली सी। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन में आयतन क्या होगा? घटेगा। आयतन में क्या आएगी? कमी। तो पानी के लिए है खाली, बाकी सारे पदार्थों के लिए तो आयतन में वृद्धि होती है, ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है। लेकिन पानी एक अपवाद है। ये जब ठोस से द्रव में बदलेगा, यानी बर्फ़ का जब पानी बनेगा तो थोड़ी सी आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी। बढ़ने की बजाय क्या होगा? कमी। और जब आयतन में कमी आई तो V2 माइनस V1 क्या हो गया? नेगेटिव। V2 माइनस V1 क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादा वाला कम, ये V2 कम है और ये ज़्यादा है, कमी आई है तो नेगेटिव आएगा। और जब ये नेगेटिव आएगा तो बाकी सारी चीज़ें भले ही पॉजिटिव हो तो dP/dt का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये तो नेगेटिव है, और नेगेटिव से पॉजिटिव गुणा हो तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो dP/dt क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दाब बढ़ाने पर गलनांक में कमी आती है। दाब वृद्धि के साथ गलनांक में क्या आती है? कमी। गलनांक घटता है। दाब जब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होता है? घटेगा। ये केवल काई के लिए? पानी के लिए। पानी के लिए जब दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक घट जाता है। और इसी का रीज़न है जो स्केटिंग करते हैं ना ठंडे प्रदेशों में, बर्फ़ पे फिसलते देखा होगा लोगों को फिल्मों में आपने, तो वो स्केटिंग कैसे करते हैं? जहाँ पे उनका पैर पड़ता है स्केटिंग करने वाले व्यक्ति का, तो उसका भार, वज़न जब बर्फ़ पे बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दाब, क्योंकि दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब जब व्यक्ति इस पे जहाँ बर्फ़ की जिस सतह पर खड़ा हुआ है वहाँ दाब बढ़ गया, और दाब जहाँ बढ़ गया
वहाँ गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा अन्य स्पेस की जगह, जिस जगह पे केवल उसके पैर हैं उस जगह पे, तो वहाँ गलनांक जैसे ही घटेगा तो वहाँ बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगी, और पानी बनते ही वो व्यक्ति क्या होता है, वहाँ से फिसल जाता है। जैसे पानी में फिसलते नहीं अपन, फर्श पे पानी फैला दो फिसल जाओगे, तो ऐसे ही वहाँ स्केटिंग में होता है। बर्फ़ की सतह सॉलिड है, सॉलिड पे फिसलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब वो दाब पड़ता है व्यक्ति का तो दाब बढ़ने से गलनांक घट जाता है, इसलिए पानी बन जाता है उस जगह पर, और पानी में फिसलता है वो व्यक्ति। अपन सोचते हैं कि बर्फ़ पे फिसल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पानी बन जाता है उस जगह पर जहाँ व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, वहाँ ठोस यानी कि बर्फ़ काय में बदल जाती है, जल में, तो जल पे फिसलता जाता है। और जब वो वहाँ से हट जाता है तो सामान्य प्रेशर हो जाता है, फिर वो नॉर्मल प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब होता है, तो वापस बर्फ़ बन जाती है, तुमको दिखाई नहीं देगा। जैसे ही तुम उस जगह से हटोगे वो जगह वापस क्या हो जाएगी। इसको अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लो, जिसको 2 लकड़ी के ब्लॉक पे रख दो। लकड़ी के ब्लॉक पे इसलिए कि उसको ऊष्मा नहीं मिलनी चाहिए कहीं से भी और जगह से, और इस पर एक तार लटका दो, पतला तार लेके, और दोनों सिरों पे वजन लटका दो, बड़े बड़े बांट लटका दो। यहाँ एक पतला तार लेके, धातु का, स्टील का, पीतल का, लोहे का कोई भी तार लेके, और ये क्या है, बर्फ़ की सिल्ली होती है ना तुम्हारी वो, और तार लटका दो इस पर और वज़न लटका दो। थोड़ी देर बाद देखोगे ये तार जो है वो सिल्ली के पार हो जाएगा, लेकिन सिल्ली ऐसे कैसी रहेगी। लेकिन शर्त ये है कि चारों तरफ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर ही होना चाहिए। कहाँ में है, बाहर नहीं, बाहर तो पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी, पिघले हुए में तार कहाँ से पार होगा। तो इसका रीज़न ये कि जहाँ पे संपर्क तार का हो रहा है, जहाँ जहाँ बर्फ़ का संपर्क तार से हो रहा है, वहाँ का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि हमने वज़न लटका दिया, भार बढ़ा दिया, भार से बल बढ़ गया, बल से दाब बढ़ गया। तो दाब जहाँ बढ़ेगा वहाँ का गलनांक घट जाएगा, और बर्फ़ क्या हो जाएगी, उस जगह पे पिघल जाएगी। और बर्फ़ जैसे ही पिघलेगी मतलब पानी बनेगा, तार उस पानी में नीचे सरक जाएगा, और ऊपर का जो पानी है वो वापस से फिर नॉर्मल प्रेशर पे हो जाएगा, और नॉर्मल प्रेशर पे वापस क्वथनांक उतना ही होने की वजह से वापस बर्फ़ जम जाएगी। तो ऊपर की बर्फ़ तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तार खिसकता जाएगा और अंततः सिल्ली के पार हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि दाब वृद्धि के साथ गलनांक में क्या होती है, कमी। तो दोनों पे हमने प्रभाव देख लिया। क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव है। क्वथनांक सभी पदार्थों के लिए दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है, और गलनांक भी पानी को छोड़कर बाकी सबके लिए बढ़ता है, लेकिन पानी के लिए दाब वृद्धि के साथ गलनांक में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, अब अपन एक त्रिक बिंदु की बात करेंगे। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो, सब समझते हो क्या होता है ट्रिपल पॉइंट। ये तो कॉमन सेंस में जब ऐसी बात करते हैं तो त्रिक का मतलब है ट्रिपल, यानी कि 3। अब तीनों अवस्थाएं जहाँ संतुलन में होती हैं, तो इसको समझने के लिए अपन एक वक्र बनाते हैं। पहले बना चुके हैं, ताप और दाब में हमने प्रावस्था संतुलन वक्र बनाया था कि नहीं, पिछली क्लास में बता चुके हैं इस चीज़ को। दाब P और ताप T में हम क्या बनाते हैं, प्रावस्था संतुलन वक्र बनाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले रहे हैं क्या, जल, क्योंकि जल को अपन अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। इसकी तीनों प्रावस्थाओं को अपन ने देखा है प्रैक्टिकली। ठोस प्रावस्था बर्फ होती है, द्रव प्रावस्था पानी होता है, और गैस प्रावस्था वाष्प होती है। तो तीनों प्रावस्थाओं को अपन आसानी से जानते हैं, इसलिए अपन जल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जल के लिए अपन तीनों प्रावस्थाओं का वक्र बनाएं तो इस तरह का वक्र प्राप्त होगा। ये 3 वक्र हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो ये अवस्था है वो ठोस प्रावस्था को शो कर रही है। वक्र के इस साइड की अवस्था क्या है, ठोस प्रावस्था, और ये जो बीच में है इसको द्रव प्रावस्था शो कर रही है। तो अपन लिक्विड की तरह इसको दिखा देते हैं, लिक्विड की तरह दिखा देते हैं इसको। तो ये द्रव प्रावस्था हो गई।
और इधर जो है वो गैस। तो तीनों का संतुलन यहाँ दिखाया है, तीनों अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस, तीनों का यहाँ संतुलन हमने इन वक्रों के द्वारा शो किया है। ये हमारी गैस प्रावस्था को शो कर रहा है। तो इसमें 3 वक्र हैं, जिसे नाम लिख सकते हैं अपन, इसको O बिंदु लिखते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D और ये इसको E लिख दें। तो 3 वक्र हैं यहाँ पे। तो तीनों वक्रों में देखिए, पहला जो वक्र है OAB, ये ठोस और द्रव, ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के संतुलन को शो कर रहा है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, हिम रेखा कह सकते हैं, क्योंकि ठोस प्रावस्था में बर्फ बनती है और बर्फ को हिम कहते हैं। तो हिम का बैलेंस दिखा रही है, इसलिए इसको हिम रेखा। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये कौन सा वक्र है, OCD जो नाम अपने दिया है, ये द्रव और गैस प्रावस्था के मध्य संतुलन को शो कर रही है, इसलिए इसको अपन ने बोल दिया बाष्प रेखा। पिछली क्लास में भी बताया था मैंने ये। और ये ठोस और गैस के बीच में, इसको इसलिए ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो इसको ऊर्ध्वपातक रेखा कह सकते हैं। तो तीनों तरह का संतुलन यहाँ हमने दिखा रखा है। तो इस वक्र पे क्या हो रहा है, पहले इस वक्र की बात करें, या कोई सा भी वक्र ले लें एक। ये वाला जो वक्र है वो क्या शो कर रहा है, दाब बढ़ाने पर ऊपर की तरफ जाएंगे, दाब बढ़ रहा है कि नहीं, ऊपर की तरफ जाओ देखो, प्रेशर का मान बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। और यही मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, दाब वृद्धि के साथ गलनांक में क्या आती है, कमी आती है। तो वो तो अपने मैथमेटिकली प्रूफ किया था गणित के आधार पर कि ऐसा कुछ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर। यहाँ इस वक्र से भी यही शो हो रहा है कि दाब जब बढ़ रहा है तो गलनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। जल के लिए ये ग्राफ भी हमने किसके लिए बनाया है, जल के लिए बनाया है। तो जल की ही बात कर रहे हैं। तो दाब बढ़ने पर गलनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये जो ग्रीन लाइन से वक्र बना रखा अपन ने, वो क्या शो कर रहा है, दाब बढ़ाने के साथ क्या बढ़ रहा है, क्वथनांक। क्योंकि द्रव और गैस प्रावस्था के बैलेंस वाला टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्वथनांक। अभी बताया था मैंने, वो टेम्परेचर जिस पर द्रव और वाष्प अवस्था संतुलन में होती है क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो इसके सारे पॉइंट किसको शो कर रहे हैं, क्वथनांक को। ये सारे पॉइंट जो अपन लेंगे वो किसको शो कर रहे हैं, क्वथनांक। तो प्रेशर बढ़ाने पर, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी कि क्वथनांक भी बढ़ रहा है। तो दाब वृद्धि के साथ क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि। और ये पीले लाइन जो है, ये वक्र क्या है, ऊर्ध्वपातक। इस पर ठोस और गैस प्रावस्था संतुलन में होती है। तो इस वक्र पर, यानी कि वक्र OAB पर, इस वक्र पर किस चीज़ के मान बराबर होंगे, यहाँ ठोस प्रावस्था में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा, क्या लिखेंगे उसको, GS, S फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए। और द्रव प्रावस्था के लिए GL, L फॉर लिक्विड। मतलब क्या है, इस रेड लाइन का जो वक्र है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, हिम रेखा, इस हिम रेखा के प्रत्येक बिंदु पर द्रव और ठोस प्रावस्था संतुलन में है। इसका मतलब इसके वक्र के प्रत्येक बिंदु पर GS बराबर क्या होगा, GL, यानी प्रति अणु गिब्स ऊर्जा ठोस के लिए और प्रति अणु गिब्स ऊर्जा द्रव के लिए क्या होंगी, बराबर रहेंगी। जैसा पहले भी संतुलन के लिए मैंने प्रतिबंध पढ़ाया था, इससे पिछली क्लास में, पिछले टॉपिक में, तब मैंने बताया था कि प्रावस्था संतुलन वक्र पर दोनों प्रावस्थाओं के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान क्या होने चाहिए, बराबर, ताकि गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या बना रहे, न्यूनतम बना रहे। तो ये जो ग्रीन, अब ये ग्रीन लाइन वाला जो वक्र है, इसको क्या करें, वक्र OCD पर, वक्र OCD पे कौन कौन सी संतुलन में है, द्रव और गैस प्रावस्था। तो द्रव और गैस प्रावस्था जो संतुलन में होती है, उसके प्रत्येक बिंदु पर कौन कौन बराबर होंगे, GL और
V। L का मतलब लिक्विड यानी कि द्रव प्रावस्था को शो कर रहा है, और B का मतलब वेपर यानी कि वाष्प। तो लिक्विड और वेपर दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में हैं, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर Gl और Gb के मान क्या होंगे, बराबर। Gl क्या है, लिक्विड के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा, Gb क्या है, वाष्प के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होंगे। इसी तरह जो नीचे वाला वक्र है येलो लाइन से OE वक्र पर, ये किसका संतुलन दिखा रहा है, सॉलिड और वेपर गैस प्रावस्था, यानी ठोस और गैस प्रावस्थाएं संतुलन में हैं। तो इसमें कौन से, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या बराबर होगा, Gs बराबर Gb। S का मतलब सॉलिड, B का मतलब वेपर। तो सॉलिड के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा और वेपर के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान क्या होने चाहिए, बराबर। अब इसमें इस चित्र को, वक्र को ध्यान से देखो, तीनों वक्र जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं। देखो O बिंदु पर मिल रहे हैं। तो O बिंदु जो तीनों लाइनें जहाँ टच कर रही हैं O बिंदु पर, तीनों लाइनें जहाँ मिल रही है, वो O बिंदु किस चीज़ का संकेत कर रहा है कि यहाँ पर तीनों प्रावस्थाएं संतुलन में हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों प्रावस्थाएं संतुलन में हैं, तो इस संतुलन बिंदु को ही क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, त्रिक बिंदु कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, वह बिंदु जहाँ पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस प्रावस्था तीनों साम्य में होती हैं या संतुलन में होती हैं, उस बिंदु को कहते हैं त्रिक बिंदु। तो O बिंदु जो त्रिक बिंदु है, O बिंदु का नाम क्या है, त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु पर क्या हो रहा है, Gs बराबर Gl बराबर Gb, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान समान है, संतुलन में है, इसलिए संतुलन कंडीशन यही था, ये और ये बराबर होने चाहिए। अब तीनों ही अवस्था बराबर है तो तीनों के लिए ही प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होंगे। तो इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। जैसे जल के लिए त्रिक बिंदु कब प्राप्त होता है, जल के लिए त्रिक बिंदु किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे प्राप्त होगा। तो प्रेशर होना चाहिए 4.58 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। 4.58 मिलीमीटर पारे का जो दाब होता है उतने दाब के बराबर जल का दाब होना चाहिए, और टेम्परेचर होता है 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में लिखें तो 273.16 केल्विन। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर जल के लिए क्या प्राप्त होगा, त्रिक बिंदु, यानी कि पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं क्या होंगी, साम्य में होंगी। तो त्रिक बिंदु क्या हो गया, जिस पे पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपन पढ़ेंगे वाष्प दाब। या इसको कह सकते हैं द्रव वाष्प संतुलन दाब। इसको द्रव वाष्प संतुलन दाब इसलिए कह रहे हैं कि जब द्रव के साथ या ठोस के साथ वाष्प संतुलन की स्थिति में होती है तो उस समय जो दाब होता है वाष्प का, उसको अपन कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं। तो इसको क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण से अपन लिखते हैं। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण क्या है अपना, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण से dP/dt बराबर क्या होता है हमारा, L/T और B2 माइनस B1। अब चूंकि अपन द्रव वाष्प के संतुलन की अगर बात कर रहे हैं तो द्रव की तुलना में वाष्प का आयतन क्या होता है, ज़्यादा। द्रव के आयतन की तुलना में
वाष्प का आयतन अधिक होता है, बहुत अधिक होता है कह सकते हैं, आयतन बहुत अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जल, अपन ने 3 लीटर पानी ले लिया, उसको गर्म करेंगे तो बहुत सारी मात्रा वाष्प तो फैल जाती है, गैस प्रावस्था है, चारों तरफ फैल के जितना चाहे आयतन घेर सकती है। जैसे कमरे में 1 लीटर पानी अपन ने लिया, किसी बर्तन में गर्म कर दिया तो वाष्प तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो 1 लीटर का आयतन और पूरी वाष्प का आयतन उसकी तुलना में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो V2 का मान बहुत ज़्यादा और V1 का मान बहुत कम। V1 प्रारंभिक है क्योंकि पदार्थ द्रव से गायब में बदल रहा है वाष्प में, तो V1 तो द्रव का आयतन है और V2 क्या है, वाष्प का आयतन है। और वाष्प का आयतन द्रव के आयतन की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो V2 की तुलना में V1 को क्या मान लें, नगण्य। तो V2 को खाली B मान लो, या V2 लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, V1 को क्या मान लो, नगण्य। अब V1 जब नगण्य हो गया तो समीकरण क्या हो गया, ये इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया हमने। तो dP/dt बराबर हो गया L/T, और V1 क्या हो गया, नगण्य, तो केवल क्या आ गया, V2, TV2। अब V2 का मान कैसे लिखें अपन, क्योंकि आदर्श गैस अवस्था समीकरण जो होता है, आदर्श गैस अवस्था समीकरण से क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT। B की जगह कौन हो गया, गैस का आयतन कौन सा है, V2। V1 तो नगण्य हो गया, अब V2 जो है वो गैस का आयतन है, तो PV2 बराबर RT। तो V2 बराबर क्या लिखेंगे, RT/P। ये मान यहाँ लिख दो, इसको समीकरण 2 लिख दो और इसको लिख दिया 3। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 से मान लिख दो 2 में, तो dP/dt बराबर क्या हो गया, L/T, और V2 की जगह लिख दिया हमने RT/P। ठीक है, P ऊपर चला जाएगा, तो dP/dt बराबर हो गया LP/RT²। P को इधर ले आओ नीचे, तो dP/P इक्वल टू L/R को एज इट इज रखो, और dt को इधर ले आओ, dt/T² नीचे है ही ऑलरेडी, तो P को हम इधर ले आए, P dP के नीचे। अब इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, लिमिट लगाकर। समाकलन करने पर, तो समाकलन ऑफ dP/P, लिमिट लगा दो, प्रारंभिक दाब P0, अंतिम दाब P बराबर समाकलन L/R और dt/T²। इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log P। लिमिट लगा दो P0 से P, प्रारंभिक दाब और ये अंतिम दाब। L/R कांस्टेंट है, बाहर आके समाकलन से 1/T² का समाकलन कितना हो गया, 1/T² समाकलन कैसे करते हैं, T² को ऊपर लेके T की घात क्या हो गई, -2, -2 ऊपर गई तो क्या हो गया समाकलन। समाकलन का फार्मूला क्या होता है, x की घात n dx का फार्मूला क्या होता है, x की घात n+1/n+1। तो -2 + 1 कितना हो गया, t की घात -1/-1। तो L/R तो बाहर ले लिया हमने, 1/T² का समाकलन -1/T हो गया। लॉग की लिमिट रखेंगे तो log P माइनस log P0, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, और बराबर माइनस बाहर हो गया L/R और 1/T। लॉग के गुण से क्या हो गया, ये log P/P0, माइनस में है तो P/P0 लिख दिया एक साथ लॉग का, और बराबर -L/RT। लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ई की पावर में बदल गया, तो P बराबर हो गया P0 ई की घात माइनस L/RT। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? प्रेशर का मान ताप के साथ बढ़ेगा घटेगा। देखो L और R तो कांस्टेंट है, L गुप्त ऊष्मा है, R गैस नियतांक होता है, वो कांस्टेंट ही होता है। T, अब अगर T का मान बढ़ेगा तो ये बटे में है, ये पूरा मान घटेगा, और ये माइनस में है, माइनस में घटने का मतलब बढ़ना ही होता है, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस में घटने का मतलब बढ़ना, तो T का मान अगर बढ़ाते हैं, ताप में अगर वृद्धि करते हैं, T क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। T में वृद्धि की तो क्या होगा? ये पूरा मान घटेगा, लेकिन माइनस में है, माइनस में घटेगा, यानी कि मान बढ़ेगा। तो दाब, वो ताप बढ़ाने के साथ, और द्रव और वाष्प के संतुलन के ताप को क्या बोलते हैं? जिस ताप पर द्रव और वाष्प संतुलन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक की स्थिति में क्या होगा? प्रारंभिक दाब P0 है, चरघातांकी रूप से टेम्परेचर बढ़ाने के साथ प्रेशर का मान चरघातांकी रूप से बढ़ता है। ऐसे ही तो ग्राफ आया था अभी पिछली क्लास में भी, इससे पहले भी अपन ने बनाए त्रिबिंदु वाले में, उसमें भी ऐसे ग्राफ बनाए थे। क्वथनांक बढ़ता है दाब वृद्धि के साथ, या ताप बढ़ाने पर दाब में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। ठीक है।